is the first letter of success। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण के आगे का चैप्टर। आगे है खनिज कुपोषण। जैसे पहला तत्व है सोडियम। सोडियम के सामान्य स्रोत है सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे एवं दूध। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके प्रमुख कार्य क्या है? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण एवं शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम एक खनिज तत्व है, ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। केला इसका प्रमुख स्रोत है। केले के अंदर पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला है मांसपेशी संकुचन, ये इसके प्रमुख कार्य। तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना एवं कोशिकीय क्रियाएं संचालित करना। यानी इन दोनों के कार्य लगभग समान है, क्योंकि ये दोनों ही आयन बनाते हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। इन दोनों आयनों के संचरण के कारण ही ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, अंडे, हरी सब्जियां आदि। इसके प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन बी के साथ दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। यानी कि कैल्शियम दांतों एवं हड्डियों के लिए प्रमुख तत्व होता है। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क आदि। इसका प्रमुख कार्य कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करना। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का कार्य एक है। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस तीनों मिलकर के दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लौह तत्व यानी आयरन की। आयरन के प्रमुख स्रोत हैं गाजर, गुड़, दही, सब्जियां, यकृत, वृक्क, अंडे एवं मांस। इसका प्रमुख कार्य है रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये सहायता करता है। आप सभी जानते हैं हमारे रुधिर का रंग लाल होता है, किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो है उसके रुधिर में उपस्थित होने के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उनके रक्त का रंग सफेद होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए हमें आयरन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारे शरीर के लिए आयरन बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगला तत्व है आयोडीन। आयोडीन सामान्य नमक में, समुद्री भोजन में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में, जामुन में एवं लवणीय जल वाली मछलियों में पाया जाता है। लवणीय जलीय मछली का मतलब है यहाँ पर खारे जल वाली, यानी समुद्र में पाई जाने वाली या खारी झीलों में पाई जाने वाली मछलियों में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। आयोडीन का प्रमुख कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। थायराइड नामक ग्रंथि जो हमारे गले के अंदर पाई जाती है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब तक हमने पढ़ लिए भोजन के प्रमुख अवयव। अब हम पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण। पीने योग्य पानी में निम्न गुण होने चाहिए। जैसे पहला गुण है आंखों से दिखाई देने वाले जीव उपस्थित नहीं हो। जैसे कुछ जो छोटे छोटे जीव होते हैं पानी के अंदर पड़े होते हैं, तो ऐसा जल पीने योग्य नहीं होता। दूसरा है वनस्पति न हो, और उसके अंदर कोई भी फल, फूल, पत्तियां, शैवाल इत्यादि उपस्थित नहीं होने चाहिए, वही पानी पीने योग्य होता है। अगला है धूल मिट्टी के कण उपस्थित न हो। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं हो, नहीं कोई जीवाणु विषाणु उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए, नहीं कोई माइक्रोप्लाज्मा, ऐसी कोई भी सूक्ष्म जीव है वो जल के अंदर उपस्थित है तो वो जल पीने योग्य नहीं होता है। अगला है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। जिस जल के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है वही जल पीने योग्य होता है। जल की पीएच संतुलित हो, यानी जल की पीएच 7 होनी चाहिए। 7 अगर जल की पीएच हो तो वो उदासीन जल या संतुलित जल कहलाएगा। 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से हम 5 के लेसन दैनिक जीवन रसायन में पढ़े। अब हम बात कर लेते हैं जल के प्रमुख कार्यों के बारे में, यानी जल हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख कार्य है जैसे
हानिकारक अथवा विषैले पदार्थ जल के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया आदि को हम जल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा है शरीर में चुस्ती एवं ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जल पीने से लगभग प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल पीने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती, यानी वसा की अनावश्यक मात्रा हमारे शरीर में जल के पर्याप्त मात्रा पीने से जमा नहीं होती। यानी 8-10 गिलास अगर हम पानी पीते तो अनावश्यक जो वसा है हमारे शरीर में जमा नहीं होती है। अगला है एलर्जी, फेफड़ों एवं आंतों के संक्रमण की संभावना भी कम हो जाती है। यानी अगर हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं तो एलर्जी जो करने वाले जो कारक है, सूक्ष्म जीव है, वो जल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, जिसके कारण से किसी भी प्रकार की एलर्जी संक्रमण की हमें संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट है पथरी का खतरा भी नहीं रहता, यानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में 8 से 10 गिलास प्रतिदिन जल पीने से पथरी भी नहीं बनती है। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम आदि जो मौसमी बीमारियां होती है, वायरल जो बीमारियां होती है, वो भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं दूषित जल के दुष्प्रभावों के बारे में। दूषित जल के कारण हमें कई दुष्प्रभाव हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे यदि दूषित जल के माध्यम से सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, कृमि आदि हमारे शरीर के अंदर यदि प्रवेश कर जाते हैं तो हमें हैजा, पेचिश जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि वायरस संक्रमण, जैसे कुछ प्रकार के वायरस संक्रमण होते हैं, अगर उनके जो कृमि है, जीवाणु अगर हमारे शरीर में जल के माध्यम से पहुंच जाते हैं तो हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। यानी इसके कारण से महामारी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, यदि जल स्रोत के अंदर ही अगर ये रोग कारक उपस्थित हो जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट।